जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में गुड्स ऑप्शन तक पढ़ा था हम लोगों ने। आज की क्लास में आपको ड्राइंग से पढ़ना है। देखिए, ड्राइंग का मतलब होता क्या है। ड्राइंग का हिंदी होता है मतलब व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में किए जाने वाले निजी खर्च को ही हम ड्राइंग बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है आहरण। क्या होता है? आहरण। ये ड्राइंग उसी के लिए है जो बिजनेस का क्या है, मालिक है, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का स्वामी। तो जैसे यहाँ पे ड्राइंग के बारे में बताया गया है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ही ड्राइंग कहलाता है, और ड्राइंग मालिक के पूंजी को घटाता है। ड्राइंग मालिक के पूंजी को क्या करता है? घटाता है। चूंकि ड्राइंग एक प्रकार का एक्सपेंस है, ड्राइंग एक प्रकार का खर्चा है, और ये खर्चा किसके लिए? तो व्यापार के मालिक के लिए। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई प्रोप्राइटर है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने ही बिजनेस से अगर वो कुछ पैसा निकाल रहा है, मनी निकाल ले रहा है अपनी निजी खर्च के लिए, तो उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ड्राइंग बोल सकते हैं। तो ड्राइंग में मनी भी हो सकता है और प्लस आपका गुड्स भी हो सकता है। क्या अगर वो अपनी दुकान से, अपनी बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो भी तो उसकी वैल्यू घटेगी, और प्लस मनी निकालेगा तो भी तो एक्सपेंस होगा। ये दोनों ही केस में जो हमारे ड्राइंग होते हैं वो डिपेंड करते हैं मालिक के ऊपर, यानी कि वो मालिक ही एक प्रकार की जो अपनी पर्सनल यूज के लिए जो खर्चा करता है उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला दिया है परचेज। और परचेज का मतलब होता क्या है? तो किसी चीज को खरीदना। ठीक है। कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया हमारा क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया हमारा क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल या क्रय या परचेज कहलाता है। क्रय भी होता है, परचेज भी होता है। क्रय का मतलब भी खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया। जैसे कोई ऐसा गुड्स है जिससे हम व्यापार अपना स्टार्ट किए हैं और उस गुड्स को अपने सप्लायर से हम खरीदने जा रहे हैं, और वो भी किस पर्पज से खरीदने जा रहे हैं? बेचने के पर्पज से, अपने व्यापार के पर्पज से, और वो भी बेचने की प्रक्रिया से हम उसको खरीदने जा रहे हैं। ऐसी क्रिया को हम जो है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है क्या करना? सेल करना। अगला आता है सेल्स। सेल्स का मतलब बेचना, जिसको हम विक्रय बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। व्यापारी जिस माल से अपना व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम क्या करते हैं? सेल कहते हैं। जैसे कि हमारा दुकान है लैपटॉप का, अगर हम लैपटॉप ही सेल कर रहे हैं तो जो बेचने की प्रक्रिया हमारा है उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अगला दिया है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? अभी हम लोगों ने समझा है परचेज के बारे में, अब हमको समझना है परचेज रिटर्न के बारे में। तो परचेज का मतलब खरीदना और रिटर्न का मतलब वापस करना। यानी कि जैसे लिखा भी है कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह हमारे लिए, यह प्रोसेस हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो है मैंने 10 पीस लैपटॉप खरीद के लेके आया, उसमें से 2 पीस लैपटॉप खराब होने की वजह से उसको हम ले जाकर के रिटर्न कर दिए, तो हमारे लिए परचेज रिटर्न होता है। और जब तक कोई रीजन नहीं आएगा, जब तक कोई उसमें कारण नहीं आएगा, तब तक हम उस प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकते हैं। मतलब खरीदा था मैंने 10 पीस और वापस कर दिया मैंने 2 पीस, तो जो प्रोडक्ट को मैंने वापस किया है उसी को हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से सेल्स रिटर्न क्या होता है? तो कह रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स अगर हमको वापस कर दे तो यह प्रोसेस हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम दुकानदार हैं और हमने अपने किसी कस्टमर को सामान क्या किया है? सेल किया है। 10 पीस मैंने सेल किया है और 2 पीस उसका खराब निकल गया, तो पुनः वापस हमारे पास लेके आएगा ना, तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है, क्योंकि सेल करने की प्रक्रिया मैंने ही किया, यानी कि सेल मैंने ही किया, मैंने ही बेचा और हमें उसको रिटर्न कर ले रहे हैं, इसलिए हम उसको सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं। हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा लेकिन उसके लिए परचेज रिटर्न होगा। अगला आता है स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो स्टॉक, पहले तो आप ये समझिए कि स्टॉक दो प्रकार के होते हैं।
और दो प्रकार का स्टॉक होता क्या है, तो एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन दोनों के बारे में हम समझेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक का मतलब होता क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस की गोडाउन यानी कि वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वही गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। अनसोल्ड का मतलब उसको भी हम बेचेंगे लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं, लेकिन जब हमारी दुकान का आइटम खत्म हो जाएगा फिर अपने गोडाउन से लेकर के आएंगे, दुकान में रखेंगे, फिर उसको हम सेल करेंगे। तो जो सामान हम बेचने के पर्पज से कहीं गोदाम में मैंने रखा है, उसी मतलब गुड्स को, उसी सामान को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टॉक के नाम से जानते हैं। उसको हम किस में रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, गोडाउन में रखते हैं। ठीक है, गोदाम में रखते हैं जिसको गोडाउन के नाम से जानते हैं, वेयर हाउस के नाम से जानते हैं। वो भी हमारा सेल के लिए रखा गया हो, लेकिन प्रेजेंट में उसकी सेल नहीं होगी क्योंकि हमारे स्टॉक में अभी उतना है, और जब खत्म हो जाएगा फिर अपने गोदाम से लेकर के आके हम उसको सेल करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे रखा हो गुड्स हमारा लिए स्टॉक कहलाता है, और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स, ट्रेडिंग करेगी, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ। तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया ही था कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें किसी गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं और तब जाकर के सेल कर रहे हैं, ऐसे व्यापार को हम ट्रेडिंग व्यापार बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि मैंने जो है अपने बिजनेस में 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीद करके लेके आया 1 अप्रैल को। किस डेट को, 1 अप्रैल को मैंने जो है अपने बिजनेस में 10 लैपटॉप मैंने लेके आया। तो ओपनिंग स्टॉक बराबर हम बोल सकते हैं कि 10 लैपटॉप। ओपनिंग स्टॉक मतलब बिजनेस मैंने ओपन किया तो उस समय हमारे पास स्टॉक आइटम कितनी थी, 10 पीस थी। लेकिन सेल करते गए, सेल करते गए, और फाइनेंशियल ईयर जब हमारा 31 मार्च आया तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में 3 पीस लैपटॉप बचा हुआ है। तो जो शेष हमारे पास लैपटॉप बचा हुआ है, उसी लैपटॉप को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बचे हुए, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब लास्ट होता है तो हमारे पास जो स्टॉक बचता है उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। और जितना स्टॉक बचा रहेगा उसका पुनः अगला जब आएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो वो भी स्टॉक उसमें जाकर के हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। एक हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक और एक हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब ये होता है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो अपने बिजनेस में कितना स्टॉक रखा था, और क्लोजिंग का मतलब बेचते गए और बेचने के बाद से 31 मार्च को हमारे स्टॉक में कितना आइटम बचा हुआ। ठीक है, अब चलिए डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन समझना है। कह रहा है कि डेबिटर वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सर्विस परचेज करता है, वो हमारा डेबिटर्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेबिटर्स कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ, एक पर्सन भी दिया है, दूसरा बिजनेस भी दिया है, और कह रहा है कि जो क्रेडिट बेसिस पर मतलब उधार बेसिस पर जो माल को क्या करता है, परचेज करता है, उसी को हम डेबिटर्स बोलते हैं, जिसको हम कर्जदार बोल सकते हैं, लायबिलिटीज बोल सकते हैं। ये पैसा तो देना होता है ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है या कोई ऐसा पर्सन है जो हमसे उधार बेस पे हमारे से सामान खरीदा हो, उसको हम डेबिटर्स बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा पैसा बकाया है। ठीक है, वो पैसा उसको देना ही देना है। अगला क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर या गुड्स या सर्विस परचेज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो ऑप्शन, वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, मतलब उधार भी खरीद सकते हैं और कैश भी खरीद सकते हैं। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस अपना उधार भी खरीद सकते हैं और कैश के बेस पे भी खरीद सकते हैं, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में डेब्टर्स के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर मतलब उधार बेसिस पर परचेज करते हैं, तो उधार खरीदेगा तो सिंपल सी बात है, उसको पैसा बाद में देना पड़ेगा ही पड़ेगा।
लेकिन अगर हम क्रेडिटर के बारे में बात करें तो क्रेडिटर यह बता रहा है कि इसमें गुड्स और सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पे परचेज होता है, मतलब उधार भी खरीद सकते हैं और प्लस कैश में भी खरीद सकते हैं, और ऐसे परचेज करने वाले को हम क्रेडिटर नाम देते हैं। किसमें? नहीं, डेबिटर वो है, जैसे इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, इसमें क्रेडिट बेसिस पे दिया है और कैश बेसिस पे भी दिया है। अगर क्रेडिट है तब तो हम डेबिटर बोलेंगे, अगर कैश है तो हम उसको डेबिटर नहीं बोल सकते। दोनों दिया है, मतलब उधार भी खरीद सकता है, नगद भी खरीद सकता है। अगला क्या दिया है? रिसेबल। रिसेबल का मतलब होता है प्राप्त करना, और पेबल का मतलब होता है चुकाना। रिसेबल का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और पेबल का मतलब होता है चुकाना। अब देखिए रिसेबल और पेबल को हम कैसे समझ पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले रिसेबल कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना, वह पैसा जो हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, वह अमाउंट हमारे लिए रिसीवर कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी को 10,000 रुपए का उधार सामान आपने दे दिया, तो वो डेट दिया होगा ना कि फला डेट को ला करके पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे, तो वो पैसा अगर आपको ला करके रिटर्न करता है तो आपके लिए वो क्या होता है? रिसेबल होता है। क्या होता है? रिसेबल होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है? पेबल होता है, क्योंकि उसको चुकाना है, उसके लिए पेबल हो जाएगा और आपके लिए रिसेबल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा भी है रिसेबल और पेबल में। कह रहा है कि पेबल क्या होता है, तो जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, वो पेबल अमाउंट कहलाता है। तो जैसे मान के चलिए कि हम किसी से उधार सामान हमने खरीद लिया, तो हम अगर उसको पैसा चुकाने जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिसेबल और हम हो जाएंगे पेबल, क्योंकि हमको देना ही देना है वो पैसा। क्यों? क्योंकि मैंने उधार सामान खरीदा और उसको तो पाना ही पाना है, क्योंकि उधार सामान वो बेचा, तो उसके लिए रिसेबल हो जाएगा और मेरे लिए पेबल्स हो जाएगा। अगला क्या दिया है? जर्नल। जर्नल का हिंदी होता है रोजनामचा। क्या होता है? रोजनामचा। रोजनामचा का मतलब ये होता है कि उसमें हम डेली का रिकॉर्ड मेंशन करते हैं। अभी जर्नल के बारे में बता रहे हैं, एक जनरल होता है, दूसरा जर्नल होता है। तो जनरल और जनरल में अंतर है। जनरल का मतलब होता है सामान्य और जर्नल का मतलब रोजनामचा। इसके बारे में हम कैसे समझेंगे, तो कह रहा है कि जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि आज मान के चलिए कि 13 जनवरी सुबह से लेकर के शाम तक हम अपने बिजनेस में कितने सारे मैंने ट्रांजेक्शन किया, उसको हम एक जर्नल एंट्री करते हैं। कितने रुपए को मैंने उधार दिया किसी को, कितने रुपए का मैंने किसी गुड्स को खरीदा, कितने रुपए का किसी को मैंने पेमेंट किया, या किसको कितना मैंने बेचा, ये सारा का सारा हम एक जर्नल बुक में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, जो डेली का डेली होता है। अगर आज 13 जनवरी है तो आज का एक डेट वाइज हम उसका रिकॉर्ड करेंगे, फिर 14 जनवरी का अलग एक रिकॉर्ड उसका बनेगा, 15 जनवरी का अलग उसका रिकॉर्ड बनेगा। मतलब डेट वाइज कहने का मतलब यह है कि हर डे का रिकॉर्ड हम अलग अलग दिन को ही क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब इसमें लिखा भी है कि जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डेट वाइज रिकॉर्ड किया है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। जर्नल 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 नहीं, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। जर्नल का स्पेलिंग ये तो सही है ना, यहाँ पे टाइपिंग करते समय छोटा होगा। जर्नल का स्पेलिंग यही होगा JOURNAL, ठीक है? जर्नल मतलब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि अपनी एक ट्रांजेक्शन में, जैसे कि मान के चलिए कि जो है आपने एक ट्रांजेक्शन आज की डेट में, आज 13 जनवरी के डेट में मान के चलिए कि आपने किसी से पैसा प्राप्त किया, आपने किसी से पैसा प्राप्त किया, रिसीव किया, फिर आपने किसी प्रोडक्ट को आपने क्या किया? परचेज किया। फिर इसके बाद से मान के चलिए कि आपने जो है किसी को सेल कर दिया ये प्रोडक्ट। उसके बाद से मान के चलिए कि अगला ऑप्शन ये है कि जैसे किसी को आपने पेमेंट भी कर दिया। तो ये सारा डेट वाइज हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं कि आज के डेट में मैंने किसी से पैसा प्राप्त किया, रिसीवर बोलेंगे। ठीक है? कुछ सामान मैंने परचेज किया तो आज के डेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, प्लस मैंने किस डेट में सेल किया तो आज ही के डेट में सेल किया, तो आज का भी डेट हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? एक बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं? उसको नोट करते हैं।
एक ओरिजिनल एंट्री जिसको बोला जाता है जर्नल एंट्री में, यानी कि जर्नल बुक में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि 13 जनवरी को अगर आपसे पूछा जाए कि 13 जनवरी में आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया, तो अगर आप उस पेज को मतलब देखें तो ये आपको पता चल जाए कि 13 जनवरी के दिन मैंने रिसीव किया था कुछ पैसा, किसी को मैंने परचेज भी किया था किसी प्रोडक्ट को, और किसी प्रोडक्ट को मैंने सेल भी किया था, और किसी को मैंने पेमेंट भी किया था। ये पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो डेट वाइज आपको एक रिकॉर्ड मिलता है। और कह रहा है कि जिसमें यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये 13 जनवरी का रिकॉर्ड हमने यहाँ पे क्या किया है, तैयार किया है। फिर 14 जनवरी का अलग रिकॉर्ड बनाएंगे। तो पर डे का रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन उसको हम लिखते किस में है, जर्नल में ही उसको टाइप करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, मतलब इसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसकी एंट्री अगर आप कंप्यूटर में कर देंगे, और मान के चले कि अगर कोई आपको दिक्कत होती है कि मान के चले कि आपने टाइपिंग करते समय कुछ गलत अमाउंट भर दिया, या फिर मान के चले कि दोनों आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैचिंग कराने के लिए आप जर्नल बुक का ही ओपन करेंगे। जब जर्नल आप खाता ओपन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो 13 वाले डेट में मैंने जो एंट्री किया था वो मात्र हमारा 4 ही एंट्री है, 4 ही ट्रांजेक्शन, और किसका कितना अमाउंट है उसमें आपने लिखा है, और उसी के हिसाब से आसानी तरीके से अपनी कंप्यूटराइज मैचिंग कर सकते हैं। समझ में आया? तो वही हमारा क्या होता है, जर्नल होता है। कह रहा है कि एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का यह प्रोसेस हमारा जर्नल एंट्री कहलाता है। एक सिंगल बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, अब ये नहीं कि कई सारा बिजनेस कर लीजिए और एक ही जर्नल एंट्री में सब लेके चलिए, नहीं, सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री होती है। अलग बिजनेस का एक अलग ही जर्नल एंट्री बनता है, सबका अलग अलग जर्नल एंट्री मान करके हम उसकी एंट्री करते हैं। अब चलिए, अब हमारे सामने आता है लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर? तो देखिए यहाँ पे लेजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं। और कह रहा है कि जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस हमारा लेजर पोस्टिंग कहलाता है। अब देखिए, अब जैसे कि मान के चलिए, लेजर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली की ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री के अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह जो प्रोसेस होता है उसको हम लेजर पोस्टिंग बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी से पैसा आपने क्या किया, प्राप्त किया, रिसीव किया, तो पैसे लेन देन की बात हो रही है और रिसीव की बात हो रही है। इसके बाद से आपने किसी गुड्स को आपने क्या किया, परचेज किया, फिर आपने किसी गुड्स को क्या किया, सेल किया, आपने किसी को पेमेंट किया। ये 4 अकाउंट आपका बना है। तो रिसीव का है तो रिसीव का हम अलग लेजर बनाएंगे, पेमेंट परचेज का है तो परचेज का अलग लेजर बनेगा। इसी तरीके से आपका जो है सेल्स का है तो सेल्स का आपका अलग लेजर बनेगा, पेमेंट का है तो पेमेंट का आपका अलग लेजर बनेगा। लेकिन उस पूरे ट्रांजेक्शन को हम एक जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब हम उसको अलग अलग क्लासिफाइड करना चाहेंगे तो अलग अलग लेजर बना करके तब जाके हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मार्केट में हम गए, और मार्केट में जाने के बाद मैंने जो है चावल भी ले लिया, प्लस मैंने दाल भी ले लिया, प्लस मैंने चीनी भी ले लिया, ऐसे बहुत सारा आइटम मैंने ले लिया। तो उसके लिए हम अलग अलग झोले लेके नहीं जाएंगे, एक झोले में क्या करेंगे, एक अलग अलग पॉलिथीन में उसको पूरे पैक करके और उस झोले में रख लेंगे। जब झोला हम किचन में लेके आते हैं तो क्या होता है, अगर मान के चलिए कि दाल का है तो दाल वाला दाल के डब्बे में रख देते हैं, चीनी है तो चीनी के डब्बे में रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना, चावल है तो चावल के डब्बे में रख देते हैं। लेकिन एक जगह जो मैं लेकर के आया झोले में, तो जो झोला होता है उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा वो जर्नल है। लेकिन सबको अलग अलग रखना वो हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। अब समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से आपका अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंटिंग के समीकरण कौन कौन से होते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, liability and capital can be expressed in form of equation is called accounting equation. Accounting to this equation, assets of business are always equal to
द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑनर इक्विटी, इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि जो हमारी जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो रिलेशनशिप है, जो बिटवीन मतलब बीच का जो रिलेशनशिप है, वो कह रहा है कि कैपिटल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कह रहा है कि कह रहा है कि फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, जिसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। और कह रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग का जो समीकरण है वो एसेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के एसेट्स के ऑलवेज इक्वल टू, मतलब हमेशा बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी और टोटल कैपिटल के। मतलब इस तरीके से आप समझिए कि आपके बिजनेस में एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो हमारा बराबर होगा किसके? एसेट्स। कैपिटल का हिंदी में नहीं होता है पूंजी, पूंजी, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले तो लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल ये दोनों ऐड करेंगे, जब दोनों जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा हमारा किसके? एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होगा किसके? एसेट्स के। एसेट्स मतलब संपत्ति, वे सभी वस्तुएं जो हमारी बिजनेस को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने का काम करती है। और दो प्रकार का एसेट्स होता है, कौन कौन सा? करेंट और फिक्स। लाइबिलिटी क्या होता है? दायित्व बोलते हैं, वह पैसा जो हमारे बिजनेस पे बकाया है, ठीक है, जिसको हम दायित्व के नाम से भी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। प्लस कैपिटल के बारे में आपको पता ही है, व्हाट इज कैपिटल? ऐसे बोल देंगे पूंजी। हाँ, बिजनेस में जो पूंजी होता है उसी को पूंजी बोलते हैं। बिजनेस में मालिक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा को ही हम क्या बोलते हैं? एक कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक लगाता है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ा जाएगा यहाँ से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ा जाएगा कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी अवधारणा है जिसको कि मान करके हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आप लोग क्लियर करके आइएगा, जहां तक मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आप पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये मैं पूरा पूछूंगा, और जिसको बुक नहीं मिला है बुक ले लीजिए और पढ़ के आइएगा आप सभी लोग।